नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एडिटोरियल वाले सेक्शन को। पहला सेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में लगभग हम कंटिन्यू चर्चा किए हैं। चर्चा ऐसी किए हैं कि जब राज्य कोई विधेयक पारित कर देता है, उसको भेजा जाता है राज्यपाल के पास में। एग्जाम्पल के तौर पर साउथ वाले ज़्यादातर स्टेट की ये डिमांड रही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर वाइस चांसलर की जो पद होती है उसके चयन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हम भी हमारे जेब से यूनिवर्सिटी में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार क्या बोलती, नो, राज्यपाल काय के लिए है, हमारा आदमी सिलेक्ट करेगा। राज्यपाल को भी ये बात पसंद आ गई, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल मतलब केंद्र के द्वारा भेजा हुआ आदमी। यही चक्कर है कि कम से भी कम 10 बिल थे इस मुद्दे पर, मस्त राज्यपाल धर के बैठा है चुपचाप। अब फिर जब वो लोग कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट, तो तुरंत पीछे के दरवाजे से भेज दिया राष्ट्रपति के पास। अब ये सब चीज़ देख करके ना सुप्रीम कोर्ट का दिमाग ख़राब हो गया। उसने बोला कि ऐसा ही बात है, मतलब चुनी हुई सरकार का यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसने बोला ठीक, जितने भी भेजे हो ना अभी तक वो सब पास माने जाएंगे। इसलिए ये जजमेंट हिस्टोरिकल माना जाता है। न राष्ट्रपति का साइन लगा, न राज्यपाल का साइन लगा, सील मोहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की। जो बोल देगा वो कानून है। कोर्ट से, कानून से बढ़ कर के कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि कानून को इंश्योर करने के लिए वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है और वो सब के लिए बाध्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिसीजन ने गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में प्राप्त मानी गई इम्यूनिटी को पूरी तरह से पीट दिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का हालिया डिसीजन आया था द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये एक जजमेंट बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट माना जाता है भारत के, लेकिन इसने एक नई स्थिति को पैदा कर दिया है। ऐसे कानूनों का पारित हो जाना जो कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के अनुमोदन के बिना ही बन गए हों, जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अपने आप में अनप्रेसिडेंट है, अभूतपूर्व माना जाता है। तो कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया था। जैसे कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कानून को इंश्योर करने के लिए कोर्ट कुछ भी कर सकता है। ये पावर है उसके पास 142 की। कंप्लीट जस्टिस करने का निर्णय लिया और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल्स पर गवर्नर और प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्स के लिए टाइम लिमिट निर्धारित कर दिया। ये भी ऐतिहासिक जजमेंट है। 1 से 3 महीना के भीतर में यस या नो बोलो, ऐसा नहीं है कि पूरे 5 साल ही आप निकाल दो, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ने आर्टिकल 200 और 201 की इंटरप्रिटेशन भी करी है, व्याख्या करी है, जो कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड है। इन धाराओं को गवर्न करने वाले सिद्धांतों को क्लियर किया है। एक चीज़ और आप ध्यान रख लेना कि कभी भी राष्ट्रपति विधेयकों को रोक के नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो तो है केंद्र का आदमी, वो काय के लिए रोकेगा? राज्यपाल क्यों रोक दे रहा है? क्योंकि स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। कोर्ट ने जोर देकर के ये भी बोला है कि गवर्नर उन कानूनों को अस्वीकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं और जो जनता की इच्छा को बता रहे हैं। जजमेंट की गूंज भी है और विवाद भी है। ये डिसीजन 414 पेज का है। सेंटर के लिए एक खतरनाक स्थिति लेकर के आया है। केरला के गवर्नर ने इस डिसीजन की खुलेआम आलोचना करी है और कहा है कोर्ट ने पार्लियामेंट के डोमेन में पैर रख दिया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जुडिशियल रिव्यू के अधीन करके अपनी अथॉरिटी से बाहर चला गया। मतलब राज्यपाल यहाँ के ना एकदम अपने आप को तोप समझने लग गए हैं। राज्यपाल को पता ही नहीं है कि राज्यपाल होता क्या है, काहे के लिए बनाया गया। वो तो खाली बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिश करते हैं। स्टेट में बस हो गया कि सरकार गिरा दो और बीजेपी को ला दो, बस हो गया। केंद्र सरकार इसका इनाम भी देगी फिर आपको।
राज्यपाल से शायद आपको राज्यसभा में पहुंचा दे। अब हम चर्चा कर लेते हैं इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत, व्याख्या की ज़रूरत आखिर सुप्रीम कोर्ट को पड़ी क्यों थी। संविधान कोई स्टैटिक दस्तावेज नहीं है कि एक बार लिख दो, दोबारा उसमें उसके एक शब्द को भी डिलीट नहीं करना है। मतलब जैसे गाड़ी चल रही है, एक्सीलेटर दे रहे हैं, गियर लगा रहे हैं, कुछ काम करवा नहीं रहे हैं। कोर्ट हर सिचुएशन में संविधान की ऑर्गेनिक इंटरप्रिटेशन करते रहेगा, हर सेकंड, हर मिनट, हर टाइम वो देखते रहेगा क्या किया जा सकता है। भारत जैसे सेंट्रलिस्ट संविधान को फेडरल लेंस से देखना जरूरी है। स्टेट की पावर अलग है, केंद्र की पावर अलग है, दोनों की पावर अलग है। इस चीज़ को बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसका मतलब है कि जनता के हितों की रक्षा करना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में जो कमियां हैं उन्हें परपोजिव कंस्ट्रक्शन के जरिए पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। रॉबर्ट पोस्ट ने प्लेन मीनिंग थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया था क्योंकि ये कोई असली इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मतलब संवैधानिक व्याख्या सामान्य कानून की व्याख्या से अलग है। ये काफ़ी पैनोरमिक, व्यापक, फ्यूचरिस्टिक और एक्सटेंसिव होती है। आर्टिकल 21 की नैरो अंडरस्टैंडिंग ने A.K. गोपालन 1950 में दिखाई दी थी। वही आर्टिकल बाद में K.S. पुट्टास्वामी में प्राइवेसी के अधिकार का आधार बन गया है। ये चीज़ बता देती है कि कैसे करके टाइम के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो इवॉल्व हो जाती है, शामिल हो जाती है। जस्टिस J.B. पारदीवाला और जस्टिस R. महादेवन द्वारा दिया गया ये निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडर्निटी और रियलिज्म का बेटर एग्जाम्पल है। फिर आर्टिकल 200 एंड 201, गवर्नर और प्रेसिडेंट, इनका काम क्या है? लोकसभा या फिर राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हुआ है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति का काम क्या बोलेगा, अरे इसमें ये वाली लाइन में सुधार कर दो, फिर से वापस भेज दिया। फिर से लोकसभा राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया। अब राष्ट्रपति को पारित करना ही है, मजबूरी है उसकी। अब एक चीज़ ये है, राज्य के द्वारा कोई कानून पारित किया गया है और वो राष्ट्रपति को ठीक नहीं लगेगा तो वो उसके ऊपर वीटो यूज़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास पावर नहीं है इस चीज़ की कि वो किसी विधेयक को रोक करके रखेगा। ये चीज़ आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में इसका वर्णन है, जैसे कि सहमति देना, सहमति को रोक के रखना, या फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देना। मतलब राज्यपाल के पास इतने काम हैं। अगर गवर्नर बिल को वापस भेज रहा है और लेजिस्लेचर उसको फिर से पास कर दे रहा है तो गवर्नर को फिर से एसेंट रोकने का अधिकार ही नहीं है। कुछ मामले में विधेयक को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना पड़ता है, जहां पर रिपुंजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन उसको दिखाई दे रहा है कि ये लोग तो एकदम संविधान की धज्जी उड़ा दे रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, राष्ट्रपति के पास भेजता हूँ। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के दायित्वों को बताता है कि वो या तो सहमति देगा या उसको रोक देगा या उसे गवर्नर के जरिए वापस भेज देगा जब वो मनी बिल नहीं हो तब की कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं जुडिशियल टाइम लिमिट एंड डीम्ड असेंट। कोर्ट ने ये पाया है कि संविधान में गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई टाइम पीरियड तो है ही नहीं है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, पूरा 5 साल निकाल देते हैं। मतलब राज्य सरकार ऐसा कानून लेकर के आई है, बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा, केंद्र को पसंद नहीं आ रहा, ये कैसे पास कर दिया, इसके 5 साल ऐसे ही निकाल दो, अगली बार ये सत्ता में ही नहीं रहेंगे। इसलिए कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट की ओर से रिस्पॉन्स के लिए टाइम तैयार कर दिया। कोर्ट ने बोला है कि इन संवैधानिक फंक्शनरीज या एक्शंस या इनएक्शंस भी जुडिशियल स्क्रूटनी से फ्री नहीं हो सकते हैं, आप बच नहीं सकते हो कोर्ट से। कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत डीम्ड एसेंट की अवधारणा को कॉन्स्टिट्यूशनल सिंथेसिस के रूप में मान्यता दे दिया है। अब सरकारिया कमीशन और रीजन्ड ऑर्डर की ज़रूरत। कोर्ट ने सरकारिया कमीशन रिपोर्ट 1988 के बारे में बताया, जिसमें बोला जाता है कि केवल यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी से स्टेट के बिल का अलग होना सहमति रोकने का वैध आधार नहीं हो सकता। जैसे कि मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, बात यहाँ पर भी वही आ गई है, किसमें, सरकारिया कमीशन। कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर गवर्नर या राष्ट्रपति कोई बिल रिजेक्ट कर रहा है तो रीजन्ड ऑर्डर देना जरूरी है। बताओ ना, कारण बताओ। सिंप्लिसिटर विथ होल्डिंग। अब
एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब बस मन किया इसलिए मैंने ना बोल दिया। इस प्रकार गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जो पर साइड इम्यूनिटी मिली है वो पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है। ये फैसला लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पीपुल्स डेमोक्रेसी का घोषणा पत्र है भैया। अब कोर्ट की आलोचना और उसका खंडन। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि कोर्ट ने संविधान को संशोधित कर दिया है, वो लोग गलतफहमी है। कोर्ट ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को सप्लीमेंट किया है, पूरा किया है। चीनी की मात्रा कम थी चाय में तो मिला दिया है शक्कर, जिससे कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। कोर्ट का फैसला समृद्ध प्रेसिडेंशियल बेस पर आधारित था, मतलब ऐसा नहीं कि बस बाढ़ आएगी और बह जाएगी झोपड़ी। कोर्ट ने जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के 1974 के शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के 7 जज बेंच के फैसले का भी हवाला दिया था, जिसे गुबरनेशनल फंक्शंस का लोकस क्लासियस माना जाता है। और वर्तमान समय में वर्तमान टाइम पीरियड की यदि हम बात कर लें तो निर्णय ने जनता को कानून बनाने के अधिकार को प्रमुखता दी है, जबकि शमशेर सिंह मंत्रिमंडल के निर्णयों की बाइंडिंग नेचर पर केंद्रित था। कोर्ट ने 2019 के बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आए अनफेटर्ड डिस्क्रेशन के विचार को भी ख़त्म कर दिया है और बड़े बेंच के फैसलों से इसको सही ठहराया है। 2 प्रकार के सुझाव यहाँ पर दिए जाते हैं पार्टिकुलरली फ्यूचर के लिए, संक्षिप्त और शीघ्र निर्णय। कोर्ट को चाहिए कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन में संक्षिप्त और शीघ्र निर्णय दे, जैसे कि यूके सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेग्जिट केस वर्सेस प्राइम मिनिस्टर में केवल 24 पेज का निर्णय दिया था, मतलब 400 पेज का यहाँ पर कंजट हो जा रहा है। एक जैसे मामलों का क्लबिंग, यदि एक से कोई केसेस हैं लंबित हैं तो कोर्ट को एक बेंच के समक्ष उनको क्लब कर देना चाहिए, जिससे क्लैरिटी और भी ज़्यादा हो जाए। तमिलनाडु के डिसीजन के बाद केरला को कोर्ट से अनुरोध करना पड़ा है कि उनका मामला भी उसी बेंच को सौंपा जाए, जो इंटरनल कोर्ट मैनेजमेंट की कमी को बताता है। अगले वाले आर्टिकल की यदि हम चर्चा करें दोस्तों, ये पार्टिकुलरली बातचीत करता है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 के रुख की तरफ। डीलिमिटेशन एंड वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, दोनों चीज़ों की यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सरकार कह रही है कि महिलाओं का जो आरक्षण का फ़ायदा है एससी और एसटी की महिलाओं को, वो जनगणना मतलब डीलिमिटेशन और जनगणना के बाद ही मिलने वाला है फ़ायदा। खीर जो आपको खाने की मिलेगी वो बाद में ही मिलेगी। डीलिमिटेशन को लेकर के बहुत सारे राज्यों की अलग अलग चिंताएं हैं। एक जो कंसर्न था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, उसको हम डिस्कस भी किए हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से डीलिमिटेशन के माध्यम से बीजेपी अपनी सीट को बढ़ावा देती है। पार्टिकुलरली ये फ़ायदा केंद्र सरकार अकेले ही उठाना चाहती है, लेकिन साउथ के राज्य भी ये सारी बातों को नहीं समझ पाए हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है और ये सारे मुद्दों के ऊपर भी चर्चा ज़रूरी है। वो खाली ये ना देखते रहें कि भाई हमारी सीट ना कम हो जाए, क्योंकि हमने जनसंख्या को कंट्रोल किया है, हमारे राज्यों की जनसंख्या कम है, नॉर्थ में हिंदी बोली जाती है, नॉर्थ में बीजेपी का दबदबा है, नॉर्थ की जनसंख्या भी बड़ी है, इसलिए लोकसभा की सीटें उनको ज़्यादा मिलेंगी, हमारा बजट कम हो जाएगा, हमें कम टैक्स मिलेगा, हमारे यहाँ पर कम सीट होगी तो कम नेता लोग सरकार में शामिल हो पाएंगे, हम कभी भी केंद्र में नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे साउथ वाले स्टेट की चिंताएं हैं। डीलिमिटेशन का मतलब होता है जनगणना हुई है तो जनगणना के हिसाब से हम 10 किलोमीटर के एरिया में एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, वो एक सीट हो गई। अगले 10 किलोमीटर के एरिया में दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया है। इसमें पहले तो पॉपुलेशन को देखते थे कि 100 आदमी में एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, एक सीट यहाँ से रख देते हैं, ऐसा चलता था पहले। अब लेकिन कुछ और अन्य कारकों के ऊपर चर्चा होना ज़रूरी है, क्योंकि साउथ के स्टेट की जनसंख्या कम है। अब विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 की तरफ भी चलते हैं। ये बिल एक हिस्टोरिकल मोड़ था जेंडर इक्विटी के लिए, लैंगिक समानता के लिए। अब पॉलिटिकली थिंकिंग के लिए एकदम पीछे चला गया है, नेता लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
अब कोई भी इंस्टीट्यूशंस इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, लेकिन ये मेन स्ट्रीमिंग में आना एक विडंबना वाली स्थिति बना देता है। अब इस पर संतुलित आलोचना करना भी दिक्कत वाली बात हो गई है। राइटर का कुछ पर्सनल अनुभव रहा है। राइटर का कहना है कि वे अक्सर फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के किनारों पर महसूस कर रही हैं। हालांकि वे खुद को फेमिनिस्ट मानती हैं, मतलब महिलाओं को वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं। आज का मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां पर कदम रखने से पहले डिस्क्लेमर्स और कैविट्स, मतलब शर्त और आरक्षण जरूरी हो गया। जैसे कि देखे ही हैं, एक काम करते हैं, जनसंख्या की गणना हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद हम आपको रिजर्वेशन देंगे, जबकि रिजर्वेशन तो कब से लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन फ़ायदा देने का कोई मन नहीं है। अब दो क्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं, टू टेरेन्स की यहाँ पर चर्चा हो रही है। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या क्या है? समाज की बनावट ऐसी हो सकती है कि वो महिलाओं को हमेशा हाशिए पर रखे, ये थिंकिंग होगी। सेकंड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आपसी संबंधों का क्षेत्र, जैसे प्रेम, परवाह, नेगोशिएशन की भूमिका होती है। अगर हर पर्सनल इश्यूज़ को स्ट्रक्चरल ऑपरेशन की नज़र से देखेंगे तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप की गहराई को नुकसान पहुंचाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एक पति डिनर की उम्मीद कर रहा है लेकिन वो अपनी पूरी तनख्वाह पत्नी को दे रहा है। ये पावर की लड़ाई नहीं है, बल्कि आपसे जिम्मेदारी और प्रेम का रिश्ता होता है। तो चेंजेस कैसे करके आता है? सामाजिक बदलाव केवल पब्लिक प्रोटेस्ट और पॉलिसी रिफॉर्म से नहीं आते हैं, बल्कि छोटे छोटे गेस्चर से आते हैं, जैसे कि परिवार के अंदर रूल्स पर पुनर्विचार करो, बेटी को पढ़ने भेजो, या चुपचाप समर्थन देना। जहाँ ज़बरदस्ती होती है वहाँ सख्ती ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि ऑनर किलिंग के बारे में तो आप लोग समझते ही होंगे। लड़की भाग गई चमार के साथ, एससी दलित के साथ में, जबकि थी वो पंडित की बेटी। अब उसके परिवार वाले सोचा, रही क्या हो गया, कैसे करके हो गया, मुसलमान के साथ भाग गई, ख़त्म कर दिए, लड़का को भी मार दिए, लड़की को भी मार दिए। या फिर चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को उनके पति द्वारा कंट्रोल करना, जैसे कि एग्जाम्पल भी हम देखें, वीडियो भी है इसके ऊपर। जीतने में 2-4 मिनट भी नहीं हुए हैं कि पति आ गया है और पत्नी की जगह में शपथ ले रहा है। तो बाद में क्या करेगा, वो उसके साइन भी करेगा और उसका जो काम है ना वो खुद ही करेगा, और महिला घर में काम करेगी, गोबर, कंडे, लकड़ी, चूल्हा, ये सब काम। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, लीगल प्रोटेक्शन, एजुकेशन, सोशल नेटवर्क और कल्चरल चेंजेस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टेट कैपेसिटी, ताकि संस्थान वास्तव में काम करेंगे। तो जब सभी महिलाओं को एक जैसी हमने मान ही लिए हैं, ठीक है, हम सभी महिलाओं को समान मान के चल रहे हैं। एक शहरी महिला जो अपने करियर और घरेलू जिम्मेदारी को बैलेंस बना के चल रही है, और एक गांव की महिला जो शौच के लिए बाहर जाते समय बलात्कार के डर में आ जाती है, दोनों की चुनौती अलग अलग है। फिर भी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स कभी कभी इन्हें एक ही समस्या के रूप में बोल देता है। इससे असमानताओं में क्लियरिटी नहीं रहती है। पुरुषों की परेशानियां भी असली हैं। कई पुरुष जो कमाते हैं वे सार्वजनिक रूप से अपमान झेल रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी जो घर पर अनपेड काम कर रही है वे कई बार इन ह्यूमिलिएशन से बची रहती है। ये फेमिनिज्म के खिलाफ तर्क नहीं है, बल्कि ऐसे फेमिनिज्म की मांग है जो हर किसी की पीड़ा और जिम्मेदारी को पहचानेगा। कंक्लूज़न में हम ये बोल सकते हैं कि हमें ऐसा फेमिनिज्म चाहिए जो संवेदनशील हो, ना कि आक्रामक, संरचना और भावना में फ़र्क करेगा, सांस्कृतिक प्रवृत्ति और व्यक्तिगत कार्यों में भेदभाव करेगा, एंड कॉन्ट्राडिक्शन को सहमति बना करके बिना पैट्रियार्की से समझौता किए काम होगा। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हमारा है रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड। हाल फिलहाल में देखा जाए 2019 से अब तक का यदि हम देखें तो जो खुदरा महंगाई की दर है वो लोवेस्ट लेवल पर रही है। कूलिंग इन फूड प्राइसेस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में
कमी आई है। टमाटर हो गया 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, सब्जी भिंडी सब सस्ती हो गई है। सॉफ्टनिंग इन्फ्लेशन ट्रेल्स टू रिपो रेट कट्स बाई आरबीआई। और भी ज़्यादा डाउन ना चली जाए, एक काम करते हैं, रिपो रेट हम कम कर देते हैं, आरबीआई ने ऐसा सोचा है। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई आरबीआई यदि बढ़ा रहा है तो क्या होगा, आरबीआई घटा रहा है तो क्या होगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक चीज़ हमको ये समझना है कि जब भी आरबीआई क्या काम करेगा, रेट को बढ़ाए या फिर घटाए, ठीक है। आरबीआई जब रेट को बढ़ाता है या फिर घटाता है तो कब कब बढ़ाता है। पहले नंबर की बात तो ये हो जाती है, रेपो रेट आखिर होता क्या है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक जो है आरबीआई से पैसे ले रहे हैं उधारी, उस रेट को, उस ब्याज दर को हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट एक चीज़ ये हो गया है। अब दूसरी चीज़ हो जाती है दोस्तों कि रेपो रेट यदि आरबीआई बढ़ाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर आप ये समझ लीजिए कि ये मार्केट है, मार्केट में बहुत सारा पैसा है। अब आरबीआई ने क्या काम कर दिया है, रेपो रेट को बढ़ा दिया है। उसको पता मार्केट में पैसा बढ़ रहा है तो वो खींचने की कोशिश करेगा। वो क्या काम कर देगा, हमारे ईएमआई को महंगा कर देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट के बढ़ाने से बैंकों को लोन महंगा पड़ रहा है तो वो हम लोगों से भी वसूल रहे हैं। हम पहले 5,000 रुपया की किस्त पटाते थे, अब बैंक हमसे 6,000 रुपये लेने लग गया। अब ऐसा हो रहा है यार, 6,000 रुपये महीना जा रहा है ईएमआई में, 1,000 रुपये अब मैं कम खर्चा करूँगा। इससे क्या होता है, महंगाई को धीरे धीरे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, पी जा रहे हैं घोल के। तो सरकार क्या काम करती है, रेपो रेट को हाई कब करेगी, जब महंगाई बढ़ने लग जाए, और डाउन कब करेगी आरबीआई, जब उसको लगता है कि इन्फ्लेशन कैसी हो रही है, डाउन जा रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। एग्जाम्पल के तौर पर सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़कर के 7% हो गया है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा, आपका ईएमआई बढ़ जाएगा, ईएमआई और लोन महंगे हो जाएंगे, हम कम खर्चा करेंगे, डिमांड कम होगी, सामान की कीमत नीचे आएंगी और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब बात आती है कि इन्फ्लेशन को मापता कौन है, मेज़रमेंट इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल ऑफिस की तरफ से ये डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, वो ही इसके ऊपर काम करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। रिटेल इन्फ्लेशन को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजरमेंट करता है। इसके लिए नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बनाया गया है जो कि रिटेल इन्फ्लेशन को मापता है। रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा जारी कौन करेगा, एनएसओ जारी करेगा। हर महीने रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा जारी किया जाता है, आमतौर पर हर महीने की 12 तारीख के लगभग डेटा देखने को मिल जाएगा। फिर होता है कि कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जो कि रिटेल इन्फ्लेशन को मेज़रमेंट करता है। सीपीआई कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीपीआई कंबाइंड, गांव और शहर दोनों की महंगाई नापेगा। सीपीआई अर्बन केवल शहर के लिए, सीपीआई रूरल, सीपीआई आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर के लिए भी अलग रहता है। फिर होता है बेस ईयर, हम कौन सा लेते हैं, तो बेस ईयर जो है 2012 का चल रहा है, मतलब 2012 में महंगाई कितनी थी उसको आज के टाइम पीरियड से मेज़रमेंट किया जाता है।